हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होती है और हमने वो सब देखा था। अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए, हम मेटल्स किसको कहेंगे? वो सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन दें, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, जनरली उनको मेटल्स बोला जाता है। मतलब विच गिव्स इलेक्ट्रॉन। अब जब कोई एलिमेंट अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लें, विच टेक्स इलेक्ट्रॉन, और इनको बोला जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करेगा। सपोज एक एलिमेंट है X, जिसके आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, और एक नॉन मेटल है Y, जिसके आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 8 हो सकते हैं और इसके पास 7 है। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, मतलब या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट का मतलब या तो लास्ट शेल में हो 2 इलेक्ट्रॉन्स या लास्ट शेल में हो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ड्यूप्लेट बनाता है बस हाइड्रोजन। बाकी सारे एलिमेंट्स के केस में लास्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। अब इस एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और आउटर मोस्ट शेल में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और उससे जो नीचे वाला शेल होगा वो तो फिल्ड ही होगा कंप्लीटली। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और X पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव आता है, जब लेता है तो नेगेटिव आता है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाला, इसके आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और Y नेगेटिव बनेगा, और इस तरीके से X पॉजिटिव Y नेगेटिव एक कंपाउंड बन जाएगा। तो मेटल नॉन मेटल के साथ इस तरीके से रिएक्ट करता है। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देते हैं और उसके बाद देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें आपको समझ आएगा कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैसे कोई ले रहा है। चलिए, जो चीज हमने डिस्कस किया अब उसको लिख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स is the tendency to attain a completely filled valence shell atoms of the metals lose electron
from their valence shell to form cation। एक ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं हम कैटायन। एटम ऑफ द नॉन मेटल gain electron in the valence shell to form anion। मेटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और कैटायन बनता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता है और एनायन बनता है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कैसे ये काम होता है। हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब यहां पर Na होता है मेटल, Cl होता है नॉन मेटल। तो चलिए देखते हैं बनता कैसे है। हमें पता है Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1। बिल्कुल सेम तरीके से अब Cl देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। Cl के आउटर मोस्ट शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन Na निकालेगा तो देखिए इसके दोनों शेल के अंदर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और ये स्टेबल हो जाएगा। तो Na इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो Cl ले लेगा और ये बनेगा Na प्लस और ये बनेगा Cl माइनस, जो कि एक कंपाउंड बनाएंगे Na प्लस Cl माइनस। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है NaCl की। अब बच्चों ऐसे कंपाउंड्स जो कि आयन से बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड। चलिए अब हेडिंग डालते हैं आयोनिक कंपाउंड और इसे डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ, द कंपाउंड्स formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal
आर कॉल्ड ionic compounds. और इनको बच्चों एक और नाम दिया जाता है जो कि है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। तो अगर आपके एग्जाम्स में आपसे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए देखिए, जैसा कि हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था, Na+ और Cl-, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने एक्सेप्ट किया, तो ये कंपाउंड बना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मेटल से नॉन मेटल में, जहां पे Na मेटल था और Cl नॉन मेटल था। इस तरीके के कंपाउंड्स को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, आयंस बनते हैं और आयंस बाद में मिलते हैं और आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड और हार्ड होते हैं। तो लिख लीजिए इस बात को, अगर हम फिजिकल नेचर में बोलेंगे तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, फिजिकल नेचर। दे आर solid and hard. Number 2, melting and boiling point. तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी हाई होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये इजीली ब्रेक नहीं होता। अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी या इन फॉर्म ऑफ हीट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाता है। लिख लेते हैं इस बात को। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्रॉपर्टी नंबर 3, अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, पर अदर सॉल्वेंट में जैसे कि केरोसिन, उनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो लिख लेते हैं इस बात को। जनरली नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं इस चीज को। दे आर generally soluble in water but insoluble
इन सॉल्वेंट्स like kerosene, petrol, etc. तो चलिए, ये थी बात सॉल्युबिलिटी की। अब हम बात करेंगे कि क्या आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाते हैं। तो क्योंकि आयंस बन रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होनी चाहिए, पर प्रॉपर्टी नंबर 4, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों आयोनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। तो इसीलिए अगर हम बात करें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो जब वो या तो फॉर्म में, जब वो सॉलिड फॉर्म में होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इस बात को अब लिख लीजिए, they do not conduct electricity in solid form। या फिर लिख लीजिए सॉलिड स्टेट। हाँ जी, तो क्योंकि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, अगर आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solution as well as in molten form। तो ये था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब बच्चों, ये थे हमारे आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हमें जो बात करनी है कि जो मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल लेते हैं। अब ये मेटल्स आते कहाँ से हैं? तो हेडिंग डालिए मेटलर्जी। अब क्या होता है मेटलर्जी? मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना को बोलते हैं मेटलर्जी। अब मेटलर्जी की स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए कि कहाँ से मेटल आता है और कैसे उसे रिफाइन किया जाता है। अब हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं। आज से काफ़ी टाइम पहले, अराउंड 800 to 900 ईयर बिफोर, हमें बहुत कुछ ही थोड़े से एलिमेंट्स का पता होता था, जैसे कि गोल्ड का, सिल्वर का, पर हमें एल्यूमिनियम, आयरन का कुछ अता पता ही नहीं था। हमें क्यों गोल्ड और सिल्वर का पता था पर एल्यूमिनियम और आयरन का नहीं पता था? इसका रीज़न है बच्चों, गोल्ड और सिल्वर ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम जो है उनको और ज़्यादा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करना पड़ता है जब वो हमें मिलते हैं। तो हेडिंग डालिए मिनरल्स और ओर्स।
पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद इसे समझेंगे। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in the Earth's crust are called मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उनको बोला जाता है मिनरल्स। अब बात करते हैं ओर्स की। Minerals that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it such minerals are called ores। तो बच्चों अब मिनरल के अंदर मिनरल्स वो होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच नेचुरली अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब बात करते हैं ओर्स की। ओर्स भी मिनरल्स ही होते हैं, पर जो ये मिनरल्स होते हैं इनके अंदर मेटल का जो परसेंटेज होता है प्रेजेंट वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और बहुत हाई के साथ साथ इन मिनरल से मेटल को बहुत इजीली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसलिए और जहां जिन मिनरल से इजीली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाए और परसेंटेज ऑफ मेटल काफी हाई हो उनको हम कहते हैं ओर्स। तो ये था मिनरल्स और ओर्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि मिनरल्स और ओर्स से कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है। चलिए हेडिंग डालिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके इस चैप्टर का। तो चलिए स्टेप नंबर 1 होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स या फिर इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स भी बोलते हैं, तो आप वो भी लिख लीजिए। अब एनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या है? बच्चों जो ओर्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर
उसके साथ अर्थली इंप्योरिटीज काफी ज्यादा अटैच्ड होती हैं, बहुत सारी इंप्योरिटीज अटैच्ड होती हैं। उन इंप्योरिटीज को बोला जाता है गैंग। अब बच्चों, क्योंकि गैंग ओर्स के साथ अट्रैक्ट होती है, अटैच्ड होती है, अब उनको हटाना पड़ता है। अगर हम इंप्योरिटीज को हटाएंगे किसी और में से, तो जो अमाउंट ऑफ मेटल जो रह जाएगा, अगर मान लीजिए इतना कोई सब्सटेंस था, उसके अंदर इतना मेटल था, अब इंप्योरिटीज हटा दी तो सब्सटेंस कम हो जाएगा और मेटल तो उतना ही रहेगा। तो मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उस सब्सटेंस के अंदर या फिर उस ओर के अंदर। अब इसी प्रोसेस को बोला जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये क्या होता है अभी हम डिटेल में इसे देखेंगे जब हम थ्योरी में इसे लिखेंगे। स्टेप 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर तो मिल गया, जो ओर था वहां से हमने इंप्योरिटीज हटा दी, पर अब उस ओर में से भी तो हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। उस एक्सट्रैक्शन के तरीके को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। स्टेप 3, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जो मेटल मिला, हो सकता है वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में हो, सल्फाइड की फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो। अब उस मेटल, ऑक्साइड, सल्फाइड या एक्सेट्रा, उसको रिफाइन करना होता है स्टेप नंबर 3। तो इस तरीके से हम अपने मेटल को निकालते हैं एक ओर से, माइन करा जाता है ओर से मेटल को इन 3 स्टेप से। अब ये 3 स्टेप्स हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू देखेंगे। उससे पहले हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में या फिर एक्सट्रैक्शन के बारे में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में थोड़ी थ्योरी पे बात कर लेते हैं। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स जो कि हमारा स्टेप 1 था। अब क्या होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स? जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन बढ़ाना बाय रिमूविंग impurities we get a concentrated ore which contains a high percentage of metal in it. The process of removal of gangue particles are nothing but impurities. Gangue particles from an ore to increase the percentage of metal in ore is called
enrichment of ores. तो चलिए, ये था एनरिचमेंट ऑफ ओर्स जो कि था स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो स्टेप नंबर 2 में मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आपसे थ्योरी में पूछा जाए तो आप ये सीधा बता सकते हैं, इन दिस स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बीइंग डन। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जो स्टेप नंबर 2 से हमें मेटल एक्सट्रैक्शन के बाद मिलता है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। अब रिफाइनिंग जो है, अलग मेटल अगर हमें ऑक्साइड मिला तो उसकी रिफाइनिंग अलग तरीके से होगी, सल्फाइड मिला तो उसकी हम अलग तरीके से रिफाइनिंग होगी। तो हर चीज की रिफाइनिंग अलग तरीके से होती है। अब रिफाइनिंग होता क्या है, चलिए उसे डिफाइन कर लेते हैं। Refining of metals means to purifying an impure metal तो रिफाइनिंग एक तरीका होता है प्योरीफाइंग एंड इम्प्योर मेटल का। अब ये प्योरीफाइंग के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसिंग होता है, रोस्टिंग होता है। अब ये सब क्या होता है अभी हम इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं, अब जो ये हमने स्टेप्स पढ़े, अब हम इसका एक फ्लो डायग्राम के थ्रू देखेंगे जिससे हमें चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। सबसे पहले होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ concentration of ores। अब जब concentration of ore किया जाता है, अब मान लीजिए कोई और है, उसमें से अलग अलग लेवल पे हम इंप्योरिटीज निकाल पाएंगे। किसी और से ज्यादा निकाल सकते हैं, किसी से कम निकाल सकते हैं, क्योंकि इंप्योरिटीज का बॉन्ड जो है और के साथ वो अलग अलग हो सकता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स करा जाता है तो हमें 3 तरह के मेटल्स मिलते हैं। मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी, और फिर हमें मिलते हैं मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी। अब इसके बाद अगर मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी मिलते हैं
तो बच्चों इसका किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस जो कि एक एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। तो इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है किनका? मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है। और जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है इसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अब मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं वो दो तरह के ओर्स में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो होंगे कार्बोनेट ओर्स या फिर वो होंगे सल्फाइड ओर्स। अगर कार्बोनेट ओर है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल हो गया ZnCO3, तो आपको दिख रहा है यहां पे कार्बोनेट है। और अगर सल्फाइड ओर की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया ZnHgS ले लो, ZnS ले लो, कोई भी। अगर कार्बोनेट ओर्स मिलते हैं तो इनको लिमिटेड एयर के अंदर बर्न किया जाता है, जिसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन को अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और अगर सल्फाइड ओर्स मिलते हैं तो बच्चों इनको एक्सेस एयर में बर्न किया जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद दोनों ही प्रोसेसेस से हमें ऑक्साइड ऑफ अ मेटल मिलता है। और अब बात करते हैं मेटल विद लो रिएक्टिविटी की। तो मेटल विद लो रिएक्टिविटी सल्फाइड ओर्स भी हो सकते हैं, और भी काफी ओर्स हो सकते हैं, पर आपकी 10th क्लास में हमें सल्फाइड ओर्स की ही स्टडी करनी है। अब सल्फाइड ओर्स को आगे कैसे हम करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। इसकी रोस्टिंग की जाती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन मीडियम है, मेटल का जो रिएक्टिविटी मीडियम है, तो रोस्टिंग के बाद हमें मिलता है ऑक्साइड ऑफ अ मेटल। और अगर मेटल की रिएक्टिविटी लो है तो अगर हम सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करेंगे तो हमें डायरेक्ट मेटल मिलता है। और फर्दर इसे रिफाइनिंग किया जाता है। अब बात आती है जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स थे उसमें हमें ऑक्साइड ऑफ अ मेटल तो मिल गया। अब इस ऑक्साइड से कैसे मेटल मिलता है, चलिए अब वो देखते हैं। जो ऑक्साइड ऑफ अ मेटल था उसको रिड्यूस किया जाता है यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिडक्शन ऑफ अ मेटल और उसके बाद हमें मिलता है मेटल और उसको प्योरीफाई किया जाता है और वहां से हमें मिलता है प्योर मेटल। तो लास्ट प्रोसेस होता है प्योरिफिकेशन। ऑफ मेटल्स। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। चलिए अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे वो देखते हैं।
सबसे पहले हमने निकाले गैंग पार्टिकल्स, फिर उसके बाद हमने किया रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन, और उसके बाद हमने करा रिडक्शन। तो कुछ इस तरीके से मेटलर्जी प्रोसेस फॉलो होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि गैंग क्या होता है वो सब हम डिफाइन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, गैंग। तो चलिए लिखिए बच्चों, ओर्स आर यूजुअली contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, एक्सेट्रा। तो सॉइल, सैंड और एक्सेट्रा इंप्योरिटीज ओर्स के साथ कंटेमिनेट हो जाती हैं, जिसको हमने अपने स्टेप 1 में रिमूव किया था। अब रिमूव करने के लिए भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे रिमूव किया जाता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या किसी अदर वीडियो से कोई डाउट हो तो आप हमसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल टाइम टेक केयर एंड इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।